बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम ग्रुप 5 और ग्रुप 6 के एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन के हमने ऑक्साइड्स तक डिस्कस कर लिया था और नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स भी डिस्कस कर लिए थे प्रीवियसली, और इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन भी हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे फास्फोरस के बारे में। फिर हमने फास्फोरस के बारे में भी उनके ओर्स के बारे में पढ़ा था फास्फोरस के। आज हम फास्फोरस के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड और हेलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब पहले हम हेलाइड के बारे में देखते हैं और फिर हम ऑक्साइड के बारे में इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे फॉर द सेक ऑफ ईजनेस, जल्दी के लिए और आसानी के लिए हम जस्ट इनका कंपैरिजन लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्टिकुलर्स लिखे, यहाँ PCl3 की प्रॉपर्टीज़ और यहाँ PCl5 किस तरह से एक्ट करता है मुख्तलिफ रिएजेंट्स के साथ, या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है उसके ऊपर। पर्टिकुलर्स में जी देखें, कलर अगर आप देखो तो PCl3 कलरलेस गैस है। ठीक है, क्या है? कलरलेस है, जबकि येलोइश होता है PCl5, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ये। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो PCl3 का बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना है जी? 76, जबकि इसकी ये सब्लाइम कर जाता है, सॉलिड है। कौन से सॉलिड सब्लाइम करते हैं? विच है आप हाई वेपर प्रेशर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्ट होने से पहले ही उड़ जाते हैं। ठीक है, इसकी सब्लिमेशन पॉइंट कितना है? 100 सेंटीग्रेड PCl5 का, याद रखिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखो तो इसका है -112, ये हम सॉलिड फॉर्म में इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है लिक्विड से फ्रीज होने जा रहा है फिर। ठीक है, 112 सेंटीग्रेड है, PCl3 आपका लिक्विड है। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ हीट, इफ़ेक्ट ऑफ हीट PCl5 के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं यहाँ डिस्कस कर रहे, लेकिन PCl5 का आपको अंदाज़ा ही है, इसका ज़्यादा हार्ड टेम्परेचर पे लेके जाओ तो PCl3 और क्लोरीन में ये चेंज हो जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन PCl5, इट ब्रेक्स इनटू PCl3 एंड Cl2। इसको डबल एरो रिएक्शन भी कहते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ PCl3 को तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, POCl3 वगैरह, जबकि PCl5 के साथ ऑक्सीजन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन ऑफ वाटर। वाटर का एक्शन PCl3 पे क्या होगा कि ये फास्फोरिक एसिड बना देगा। PCl3 जो है वाटर के साथ मिलके फास्फोरिक एसिड बना देगा, जबकि PCl5 जो है ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है जी। एडिशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, आप PCl3 में भी करो PCl5 में भी करो, तो ये दोनों अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, एल्कोक्सी क्लोराइड्स और फास्फोरिक एसिड। दोनों केसेस में एडिशन ऑफ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का इफ़ेक्ट जो होगा वो सेम होगा दोनों केसेस में, यानी दोनों में क्या बनेगा जनाब? दोनों में एल्काइल क्लोराइड्स, एल्कोक्सी क्लोराइड और फास्फोरिक एसिड दोनों केसेस में बनेंगे। नेक्स्ट है आपके ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, इसमें P2O5 और P2O3 और P2O5 दोनों आ जाते हैं। ठीक है, स्मेल एंड टेस्ट की बात करें तो वाइट वैक्सी सॉलिड है P2O3 और गार्लिक लाइक इसकी स्मेल है। लाइकवाइज इसकी भी गार्लिक लाइक स्मेल है P2O5 की, लेकिन ये वाइट पाउडर है, वो वैक्सी सॉलिड है P2O3 और ये वाइट पाउडर है P2O5। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें
तो ये 173 पे जाके बॉयल होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 22.8 सेंटीग्रेड है, बहुत जल्दी मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही जल्द मेल्ट हो जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पे इसको हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और लेस टेम्परेचर पे ये सॉलिड होता है वैक्सी सा, लेकिन बॉयल करता है ये 173 पे, जबकि P2O5 में सब्लिमेशन होता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, यानी बिफोर सॉलिड जो है इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं है। ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है, सब्लाइम हो रहा है जी। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखो तो P2O5 बन जाता है, इसको अगर आप ऑक्सीजन दें तो P2O5 बन जाता है, इस पे खातर खा हम ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं करवा पाते। अच्छा, एक्शन ऑफ वाटर, अच्छा कोल्ड फॉर्म में फास्फोरस क्लोराइड बना देगा P2O3, और हॉट वाटर अगर डालें तो फास्फोरिक क्लोराइड और फॉस्फीन गैस पैदा हो सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप वाटर का एक्शन करवाएं P2O5 के ऊपर तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है। आई रिपीट इट कि जनाब इसका वाइट वैक्सी सॉलिड है, ये वाइट पाउडर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 173 है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 22.8 है, और ये सब्लाइम करता है 360 पे P2O5। P2O5 जो है P2O3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P2O5 बनाता है, P2O5 पे ऑक्सीजन का एक्शन कोई खातिर ख्वाह नहीं होता। कोल्ड स्टेट में P2O5 हमें फास्फोरस क्लोराइड, और हॉट स्टेट या हॉट स्टेट ऑफ वाटर में फास्फोरिक क्लोराइड और फॉस्फीन गैस दे देता है, जबकि P2O5 वाटर के साथ मिलके मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना देता है। अब हम देखते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं इसके वैसे ऑक्सी एसिड, क्यों भाई? इसमें फास्फोरस एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, और इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अच्छा, इसका दूसरा नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी इसके अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो फास्फोरस की, तो इसमें 3 ऑक्सीजन की कितनी होगी, 3 × -2 -6, और 3 हाइड्रोजन की +3। अब -6 +3 इस फास्फोरस पे कितना आप चार्ज दो कि ओवरऑल 0 हो जाए, तो +3 दोगे। इसमें फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। ठीक है, फास्फोरस, तो इसमें फास्फोरिक है, ये देखो -8 4 ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, +3 3 की, और यहाँ पे +5, यानी P की +5 है। P देखो ना, +3 और +5 हमने कहा था दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पाई जा सकती हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहो तो फास्फोरस एसिड में बेसिकली P जो है 3 बॉन्ड बना रहा है OHs के साथ। ठीक है, क्या ख्याल है जी? लेकिन इसमें चूँकि एक लोन पेयर होगा, ये देखें P OH OH OH, ये देखो 3 ऑक्सीडेशन, लेकिन एक लोन पेयर यहाँ पे पड़ा होगा, ये कौन सा होगा भाई? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अच्छा, फास्फोरस एसिड तीनों P, ये वाले 3p3 जो है, 3px 3py और 3pz, ये 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड यूज़ हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करने के लिए। ठीक है, अब ये एक लोन पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर फास्फोरस किस तरह की हो सकती है आपके ख्याल में? इसकी स्ट्रक्चर होगी अमोनिया की तरह, एक लोन पेयर के साथ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होने के चांस है। अच्छा, अगर आप इसी को फास्फोरिक एसिड को देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है 3s2 से 3dxy में चला जाता है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और यहाँ भी एक। अब आप देखो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 5, तो यहाँ पे 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब 5 बाण बना देगा फास्फोरस। इधर देखो, ठीक है जी, OH OH OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी 5 वैकेंसीज़ है ना, 2 वैकेंसीज़ हमने ऑक्सीजन को दे दी,
तो ये आपका बनेगा फास्फोरिक एसिड। ठीक हो गया जी। अब हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं शॉर्टली। देखें जी, अगर आप कलर एंड टेस्ट की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक हो गया, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड H3PO3, जबकि ये जो है डीलिक्विसेंट सॉलिड है। H3PO4 क्या है? डीलिक्विसेंट सॉलिड। ठीक है, तो डीलिक्विसेंट सॉलिड कौन से होते हैं? विच एब्जॉर्ब वाटर। कैसे? एब्जॉर्ब वाटर एक्सेसिवली, यानी इतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं कि अपनी शक्ल ही खो देते हैं, ये अपनी फॉर्म खो देते हैं, ये स्टिकी मैस बना देते हैं। एक्सेसिवली वाटर एब्जॉर्ब करने वाले को डीलिक्विसेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फास्फोरस एसिड का 73.6 सेंटीग्रेड है, जबकि फास्फोरिक एसिड का 41 सेंटीग्रेड है। ठीक है जी, बहुत जल्दी मेल्ट कर जाता है, ये बॉयल कर जाता है। अच्छा, चेंजेस टू हीट का इफ़ेक्ट अगर आप देखो तो फास्फोरस एसिड चेंजेस टू फास्फोरिक एसिड, ऑक्सीडाइज हुआ जी, इसको ऑक्सीजन दे दो, H3PO3 को कहता है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही H3PO4 बना देगा फ़ौरन, या फिर फॉस्फीन गैस बन सकता है। जबकि ये जो है हीट करने पर पायरो और मेटाफॉस्फोरिक एसिड में चेंज हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये होता है इफ़ेक्ट ऑफ हीट इसके ऊपर। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखो तो अगेन ये फास्फोरिक एसिड में चेंज हो रहा है, जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ हीट था, इसी तरह इसके ऊपर ऑक्सीजन का ये फिर ऑक्सीडेशन आप कह लो यहाँ पे, तो ये फिर फास्फोरिक एसिड में जा रहा है। इस पर पहले ही ऑक्सीजन बड़ी मिकदार में मौजूद है, इसके ऊपर कोई रीज़नेबल रोल हम ऑक्सीजन का नहीं स्टडी कर रहे। अच्छा, अगेन H3PO3 जी, देखो आप अल्कली के साथ किसी के साथ रिएक्ट करवा दो तो ये बना देगा NaH2PO3 + H2O। इस तरह सीरीज़ ऑफ साल्ट्स मिल सकती है। ये देखो, एसिड बेस अल्कली, एसिड अल्कली सॉल्ट वाटर, ये रूल आपको पता है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर वाला। इसी तरह ये भी सेम सिचुएशन करेगा। H3PO4 यू रिएक्ट इट विद किसी बेस के साथ, किसी अल्कली के साथ, KOH के साथ करवा दो, क्या बनेगा? KH2PO4 + HOH। ठीक है जी, ये क्या है? एसिड अल्कली यानी बेस, सॉल्ट और वाटर। ठीक हो गया। अच्छा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप इनका एक्शन देखिएगा। फास्फोरस एसिड जो है ये रिड्यूस कर सकता है किसको? कॉपर को कॉपर में और सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में। ये कैसे रिडक्शन आप इसको कह सकते हो? देखो, कॉपर यहाँ सल्फेट -2, कॉपर +2, यहाँ कॉपर 0, तो +2 से 0 में जाना यू मीन गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। इधर देखें जी, नाइट्रेट -1 और सिल्वर +1, यहाँ सिल्वर 0। भाई फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, +1 से 0 में जाना कैसे मुमकिन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। यानी आप अब याद रखिएगा, फास्फोरस एसिड कैन रिड्यूस सिल्वर नाइट्रेट टू सिल्वर एंड कॉपर सल्फेट टू कॉपर। ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसका रिड्यूसिंग एक्शन नहीं देख रहे। अब ज़रा देखो, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ चंद एक हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनाब ये ट्राई बेसिक एसिड है। आप इसका रिएक्शन करें NaOH के साथ तो आपको मिलेगा NaH2PO4। फिर आप फर्दर इसका दूसरा रिएक्शन अगेन इस चीज़ का करवाएंगे तो ये बनेगा Na2HPO4, फिर ये बनेगा Na3PO4। ये सीरीज़ ऑफ साल्ट आपको मिल रही है। ठीक है, ट्राई बेसिक एसिड है जिसके पास 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होते हैं। विद NaOH फॉर्म सीरीज़ ऑफ साल्ट जो मैं बना चुका हूँ यहाँ पे। अच्छा, हीट करने पर इट लूजेज वाटर,
ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म। ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है जिसको आपने हीट किया है। इसको आप ऑर्थो भी कह सकते हो या सिंपल फास्फोरिक एसिड। इसको हीट करोगे तो ये बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसको आप फर्दर हीट करोगे तो ये बनेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। दिस इज़ हाउ कि हम देखते हैं कि ड्राई बेसिक एसिड है, सीरीज ऑफ साल्ट बन रहा है। इफेक्ट ऑफ हीट क्या, phosphoric acid into pyrophosphoric acid and then it is converted into metaphosphoric acid. This is how heat affects phosphoric acid. MCQs देखते हैं। White phosphorus is converted into red phosphorus. Name the catalyst. जी यहाँ पे कैटालिस्ट बता दें जी क्या होना चाहिए, आयरन, जिंक, निकल या आयोडीन। याद रखिएगा वाइट फास्फोरस को आयोडीन की मौजूदगी में अगर आप हीट करेंगे तो ये रेड फास्फोरस में चेंज हो जाती है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच वन इज़ डीलिक्विसेंट एंड मेल्ट्स जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। इनमें से डीलिक्विसेंट भी हो और वो रूम टेम्परेचर से जस्ट अबव मेल्ट कर रहा हो, तो ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। इसका आपको बताइए, इसका 76 है जाके मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एसिटिक एसिड विद। एसिटिक एनहाइड्राइड कब बनेगा, ये देखो ना, एसिटिक एसिड को आप हीट करो। एसिटिक एसिड के मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो आप इसको किसके साथ हीट करो, इनमें से P2O5, Al2O3 और P2O3। तो आप P2O5 के साथ अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसका H और इसका OH उतर जाएगा। यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O, ये वाला, और O ये वाला, और C फिर CH3 और फिर CH3C डबल बॉन्ड O, फिर ये वाला C, फिर डबल बॉन्ड O और ये CH3। अच्छा, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एन मीन नो, एन मीन नो, नो वाटर। आप देखो इसका वाटर निकल चुका है, डिहाइड्रेशन इसकी हो चुकी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3C डबल बॉन्ड O, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं बिल्कुल भी होनी चाहिए इस जब एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना हो तो, ठीक है। ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक हो गया। फॉस्फीन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्फोरस एसिड इज सब्जेक्टेड टू। आप इसकी ऑक्सीडेशन करें तो फॉस्फीन बनेगी, या रिडक्शन करें फॉस्फीन बनेगी, या इसकी डीकम्पोजिशन करें, या बी और सी दोनों करें। बेसिकली फास्फोरस एसिड जो है H3PO3 डीकम्पोजिशन और रिडक्शन दोनों पे हमें ये फॉस्फीन देता है, याद रखना है आपने, ठीक है। और फिर फास्फोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स बेसिसिटी इज़। क्यों भाई, फास्फोरिक एसिड वीक एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी है, ये यार ट्राई बेसिक एसिड है ये वाला, ठीक है जी। 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं इसके पास। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट इज़। 6A के बारे में आपको पता होना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, लेकिन 6 भी कैसे होने चाहिए, S पूरा फिल हो और P में 4 होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये रॉन्ग हो जाएगी। P में 6 इलेक्ट्रॉन मत देखिएगा, ठीक है। ये टोटल 8 हो जाएगी। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी पता है आपको, ये बनेगी नोबल गैसेस की, या इनर्ट गैसेस की, या फिर ज़ीरो ग्रुप की। इसको ये सारे नाम हैं इसके, ज़ीरो ग्रुप की, ठीक हो गया। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A आर किस तरह के हैं जी, हाइग्रोस्कोपिक हैं, मेटल हैं, पॉलीमेरिक हैं, या ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं।
6 ग्रुप एलिमेंट जिसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, क्या हैं ये सारे के सारे पॉलीमेरिक कंपाउंड होंगे ये, ठीक है। ग्रुप 6A एलिमेंट है ये, और ये पॉलीमेरिक होने चाहिए, मेटल्स नहीं है ये, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक भी कोई हो सकते हैं, लेकिन पॉलीमेरिक ये सब के सब हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 6A एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ग्रुप 6A एलिमेंट्स जो हैं, इसमें सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन है, फिर सल्फ़र है, फिर सेलेनियम है, फिर टेलोरियम है और फिर पोलोनियम है। याद रखिएगा ये सारे के सारे पहले चारों नॉन मेटल्स हैं इसमें, ये वाले, और ये जस्ट मेटलॉइड है, ठीक है, ये मेटलॉइड है। बाकी ये ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम के अलावा सारे के सारे ये नॉन। एटॉमिक नंबर आप देखो 8 और 8 और ऐड करें तो 16 में 18 ऐड करें तो 32 बनेगा, और इसमें अगर 18 ऐड करें तो ये 50, ऑक्सीजन, सल्फ़र और ये 18 ऐड करें तो 34 होना चाहिए, और इधर अगर आप 18 ऐड करें तो 52 और इसका 82 एटॉमिक नंबर होना चाहिए। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, वैलेंस शेल के अंदर S में 2 और P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इन ऑल, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी वजह से हम इसको ग्रुप 6 एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको चैल्कोजेन ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। क्या? ऑक्सीजन फैमिली का नाम भी दिया जाता है, और इसको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस और फॉर्मर्स हैं ये कॉपर वगैरह के, ठीक है, इनमें और फॉर्मेशन होती है इन सारे कंपाउंड के अंदर, तो इसका नाम चैल्कोजेंस भी है। ये याद रखना है आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ग्रुप इज़ कॉल्ड चैल्कोजेन ग्रुप, तो और फॉर्मर ये ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजेन कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आम तौर पे हम जो देखते हैं कि ये वैलेंसी -2 होनी चाहिए 6 ग्रुप के अंदर, लेकिन कभी -2 +2 खैर ऑक्सीजन में कभी कभार आ भी सकता है OF2 वगैरह के अंदर। तो अगर हम देखें इनके कंपाउंड के बारे में, तो आप देखो एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ रहा है, तो और एटॉमिक साइज़ जो है ये भी नीचे की तरफ इंक्रीज़ करता है इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसी तरह आयनिक साइज़ जो होगा वो भी आपको पता है वो बढ़ेगा। आयनिक साइज़ डाउन द ग्रुप बड़ा हो रहा होगा एटॉमिक साइज़ की तरह, लेकिन एक चीज़ जो है वो डेंसिटी जो है ये भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेगी, यानी रेगुलर ट्रेंड होंगे इनके। अब हम देखें अगर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कंपैरेटिवली हाई होती है, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या होगी? डिक्रीज़ कर जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप ये कम हो रही होती है। अच्छा, फिर अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आप देखो तो उसमें रेगुलर ट्रेंड्स नहीं हैं, इरेगुलरिटी पाई जाएगी। आप इन ग्रुप को ज़रूर स्टडी कीजिएगा, इसमें थोड़ी इरेगुलरिटी पाई जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपको पता है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम ही होगी, और करैक्टर जो है टॉप टू बॉटम, ये करैक्टर नॉन मेटल टू मेटल शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट मेटल तो इसमें नहीं है, लेकिन करैक्टर मेटालिक करैक्टर की अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप ये बढ़ रहा होगा।
ठीक है। अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट्स, तो मेल्टिंग पॉइंट्स इसके रेगुलरली डाउन द ग्रुप जो हैं वो इंक्रीज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक हो गया। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ी एबनॉर्मेलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आप इसका ग्रुप स्टडी कीजिएगा, इसके टेबल के अंदर टेबुलेटेड फॉर्म में जो आपकी बुक में है उसमें देखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट में एनोमलस बिहेवियर्स पाए जाएंगे, जबकि मेल्टिंग पॉइंट स्मूथली डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पे ये +2, -2 और +4 और +6 में ये सारे जा सकते हैं मोस्टली जो है। और इनमें ख़ास बात ये है कि ऑक्सीजन सेकंड मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हामिल है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ योर ऑक्सीजन। इसके अलावा जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनमें ऑक्सीजन के अलावा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। d ऑर्बिटल इज़ इन्वॉल्व या कैन बी इन्वॉल्व, ठीक है, कैन बी इन्वॉल्व इन सम कंपाउंड्स, कैन बी इन्वॉल्व। जब d ऑर्बिटल आएगा, जब d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट आएगी तो इस तरह से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होना शुरू हो जाएंगी। बड़ी अहम बात है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं इनकी एक खूबी है कि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पॉलीमेरिक इनके अंदर नेचर होगी, ठीक हो गया। ये तो थी इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने कॉमनली डिस्कस करनी थी, या ग्रुप डिस्कशन है ये, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अकरेंस ऑफ 6 ग्रुप ए एलिमेंट। अच्छा, इसमें सबसे अहम आप देखो, ऑक्सीजन जो है ये अर्थ क्रस्ट का, याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। इसके अलावा आपको पता है फ्री स्टेट में ऑक्सीजन कितने % है आपके एटमॉस्फेयर में बाय वॉल्यूम? यू नो 20% आफ्टर नाइट्रोजन, जो कि 78% है, हाईएस्ट परसेंटेज आपकी एयर के अंदर पाई जाती है। जबकि आपकी पूरी वर्ल्ड का कितना 3/4 वाटर है, ठीक है, या 66% आप कहते हैं वाटर है। और वाटर के अंदर यू नो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 89%। वाटर जो है, ओशनिक वाटर है पूरी दुनिया में 2/3, और उसमें भी 89% वाटर का कंपोजिशन जो है वो ऑक्सीजन पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप लाइम कहते हो, ठीक है, तो कैल्साइट भी इसका नाम है, ठीक है। कैल्साइट के अंदर अगर आप निकालो इसकी परसेंटेज ऑक्सीजन की तो 48% बनती है। इसी तरह SiO2 जिसे हम सिलिका कहते हैं, इसके अंदर आप देखें तो 53% आपका ऑक्सीजन है। यानी आप अक्रेंस की बात करो 6A में तो ऑक्सीजन देखिए कितना एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ क्रस्ट में द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट कौन सा है? ऑक्सीजन। फिर एयर के अंदर आपका 20% ऑक्सीजन मौजूद है, वाटर में 89, और पूरी आपके प्लैनेट अर्थ का 2/3 वाटर है, और वाटर में 89 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट का 48%, सिलिकेट का 53% ऑक्सीजन है। तो अगर आप सल्फ़र देखें, सल्फ़र मेटालिक ओर्स में ज़्यादातर पाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ अनियन में है, गार्लिक में है, एग में है, प्रोटीन्स में है, ठीक है। कोई प्याज काट रहा हो आपके पास तो आपकी आंखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं जो कि इरिटेटिंग है। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल में, ये सरसों का तेल जो आप लगाते हैं सर पे, बालों पे, या हेयर ऑयल भी होते हैं, तो उनमें सल्फ़र बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इसके ओर्स हैं, एक इसका ओर है गैलीना, उसका नाम है गैलीना और फार्मूला है PbS। ये आप याद रखें, गैलीना का क्या है फार्मूला है, या और गैलीना PbS है ये। इसके अलावा जिंक ब्लेंडे या जिंक ब्लेंडेपोल, जिंक
जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं इसको, ब्लेंडे भी बोलते हैं कई लोग। इसका फार्मूला होगा ZnS, ठीक हो गया। और फिर है सिनाबार, क्यों भाई, सिनाबार जो है मरकरी के साथ सल्फर, सिनाबार इज़ द ओर ऑफ मरकरी विद सल्फर। ये देखें, जिंक के साथ भी सल्फर, लेड के साथ भी सल्फर और मरकरी के साथ भी सल्फर आ रहा है। फिर आप देखो स्टिबनाइट, Sb2S3, दिस इज कॉल्ड स्टिबनाइट। इसका एक और नाम है वैलेंटाइन भी इसको कहते हैं, ठीक है, कॉमन नेम है इसका स्टिबनाइट। इसके बाद कॉपर पायराइट, जो आप सल्फर बर्नर में इस्तेमाल करते हो, कॉपर पायराइट, पायराइट फार्मूला क्या है, Cu2S, दिस इज़ कॉल्ड कॉपर पायराइट। और ये SO2 की तैयारी, फिर SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में कॉपर पायराइट हम आमतौर पर इस्तेमाल। इसके अलावा आयरन पायराइट भी होता है, एक और आयरन पायराइट, ठीक है, दैट इज़ योर Fe2S, रादर FeS2 होना चाहिए, FeS2। तो ये ओर्स हैं, ये जनाब आपको याद करना होंगे। गैलीना लेड का सल्फ़र के साथ, जिंक ब्लेंडे या जिंक ब्लेंड जिंक का सल्फ़र के साथ, यानी सल्फ़र का और जिंक के साथ कह लें अगर आप सल्फ़र को फोकल कर रहे हैं। तो सिनाबार सल्फ़र विद मरकरी हो तो सिनाबार और का नाम है। स्टिबनाइट एंटीमनी के साथ है आपका, कॉपर पायराइट कॉपर सल्फ़र है, और आयरन पायराइट में आपका सल्फ़र आयरन के साथ अटैच है। ये मेन ओर हैं आपके सल्फ़र के, ठीक है। इसी वजह से इस ग्रुप को चाल्कोजेंस कहा जाता है, और फॉर्मर्स या कॉपर प्रोड्यूसर्स, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, कॉपर प्रोड्यूसर्स या और फॉर्मर्स, इस तरह से इस ग्रुप का नाम रखा गया है चाल्कोजेंस। लें स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, और फिर हम इनका डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस। इधर डिफरेंसेस हैं और इधर हम सिमिलैरिटीज़ को देख रहे हैं। अच्छा, पहली सिमिलैरिटी ये है, देखो ना, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम दोनों का ताल्लुक ग्रुप 6A से है, सेम ग्रुप, पहली सिमिलैरिटी। और जब ग्रुप सेम है तो इसका मतलब है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वैलेंस शेल के अंदर दोनों के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम आएगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इनकी सेम आएगी, कैसे, NS2NP4, ठीक है, दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ठीक है। और बोथ आर डाईवेलेंट, दोनों जो हैं बोथ आर, ज़्यादातर कंपाउंड में ये डाईवेलेंट पाए जाने के चांस होते हैं, यानी +2 मोस्टली ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा, चौथा पॉइंट हम देखते हैं, बोथ आर डाईवेलेंट के बाद हम कहते हैं बोथ शो एलोट्रोपी। देखिए, एलोट्रोपी इन दोनों में होती है। ऑक्सीजन की क्या है एलोट्रोप्स, ओजोन है, और सल्फ़र की आपको पता है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र, प्लास्टिक सल्फ़र। हर प्लास्टिक एलोट्रोप में तो नहीं आएगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आना चाहिए। तो बोथ जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बोथ फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों के अंदर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन O2 O3 में और सल्फ़र S4 S8 इस तरह की फॉर्म में पाया जाता है, यानी पॉली एटॉमिसिटी दोनों में पाई जाती है। बोथ कंबाइन विद मेटल, ठीक है, दोनों मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, बोथ कंबाइन
विद मेटल। और जब ये मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही होती है। ये बात जहन में रखिएगा कि दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अच्छा, दोनों जो हैं फ्री और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ये भी बड़ी अहम। बोथ कैन बी फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। ठीक है, दोनों में फ्री और कंबाइंड स्टेट पाई जाती है। और ये दोनों की दोनों जो कि ये राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल पे आ रहे हैं, बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स, बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल। अच्छा, ये सारी इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैंने मेंशन की हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे मुख्तलिफ देखेंगे। अच्छा, अगर आप देखो एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो इसमें 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O2 एंड O3, यानी ऑक्सीजन एंड ओजोन। जबकि इसमें रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फ़र आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्लास्टिक की फॉर्म में भी सल्फ़र एक और फॉर्म पाई जाती है इसकी, उसको हम एलोट्रॉपिक फॉर्म तो नहीं कह सकते प्लास्टिक सल्फ़र को। ठीक है। अच्छा, फिज़िकल स्टेट, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस है, जबकि सल्फ़र जो है ये सॉलिड है। अगर आप देखें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ऑक्सीजन वाटर सॉल्युबल, आपको पता है गैसेस सॉल्युबल इन वाटर होती हैं। ऑक्सीजन सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि सल्फ़र बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। अच्छा, कंबस्चन, इट हेल्प्स इन कंबस्चन। ठीक हो गया। और जो सल्फ़र है वो खुद itself is combustible, itself is combustible। ठीक है जी, सल्फ़र खुद जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, जिसे कहते हैं। रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन का वाटर के साथ नो रिएक्शन, जबकि वाटर के साथ अगर आप देखो इसका सल्फ़र का रिएक्शन वाटर के साथ क्या हो सकता है, ये H2S या SO2 में चेंज हो सकता है वाटर के साथ सल्फ़र अगर रिएक्ट करे तो। अच्छा, मैग्नेटिक नेचर में अगर हम जायज़ा लें तो आपका ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, हमें पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरामैग्नेटिक, जबकि सल्फ़र जो है ये डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं करता, जबकि रिएक्शन का जहाँ तक सवाल है एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर सकता है, रिएक्ट्स विद H2SO4। इवन अमोनिया जो है वो भी सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर सकती है, उसके साथ रिएक्शन कर सकती है। अगर अल्कलीज देखें तो ऑक्सीजन अल्कलीज के साथ कोई रिएक्शन नहीं करवाती, जबकि सल्फ़र जो है सल्फाइड्स और थायोसल्फेट्स बना सकता है एसिड के साथ, याद रखना है, थायोसल्फेट्स। और लास्ट में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीजन की मोस्टली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो सल्फ़र इस ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। फॉर योर इवन 0 ऑक्सीडेशन भी सल्फ़र की, ये देखो, सल्फ़र इन H2S इन SO2 इन H2SO4। ठीक है। इन सब के अंदर देखें तो सल्फ़र यहाँ फ्री है, यहाँ सल्फ़र -2 पे है, यहाँ सल्फ़र +4 पे है। और वाटर अगर आप इसमें देखो
सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो सल्फ़र की ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जा रही हैं। ऑक्सीजन में इतनी डाइवर्सिटी या इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होता। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? भाई ऑक्सीजन के अंदर डी और सब शेल इन्वॉल्व नहीं है, जबकि सल्फ़र में डी शुरू हो जाता है, इसलिए इसके पी के और एस के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वैकेंसीज इसके पास हो सकती हैं, जो फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन को इन्हांस करती हैं। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। असेसमेंट अगर आपने करनी है किसी मुल्क की इकोनॉमी की, ठीक है, असेसमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय द कंजप्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दैट कंट्री। कितना H2SO4 वो मुल्क कंज्यूम कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, जितनी ज़्यादा उसमें कंजप्शन है तो यूँ कह लें इतना ज़्यादा अहम है ये इंडस्ट्रियली। ठीक है, ये आपको पता है मिनरल एसिड है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है, ये इसके नाम है। इसको पहली दफ़ा जाबर बिन हयान ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था। इसके अलावा कमर्शियल प्रोडक्शन जो सल्फ्यूरिक एसिड की है वो 14 और 15 सेंचुरी में हुई। कमर्शियल प्रोडक्शन इन 14th एंड 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा, लार्ज स्केल पे। जिस तरह स्मॉल क्वांटिटीज़ इसकी स्प्रिंग्स और रिवर में हो सकती है। स्मॉल क्वांटिटीज़ नेचुरली वैसे ये पाया नहीं जाता, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन स्प्रिंग्स एंड रिवर्स में इसकी पाए जा सकती हैं। नॉट फाउंड, हालांकि हम कहते हैं कि ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी स्प्रिंग्स और रिवर में इसकी कोई स्मॉल क्वांटिटी पाई जा सकती है। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रेपरेशन को इंतहाई शॉर्टली मैं चंद पॉइंट बताऊंगा, और फिर इसके बाद हम इसके रिएक्शन और एज एन एसिड इसकी किस तरह से ये आयनाइज होता है, किस तरह से ये डीकम्पोज होता है, फिर एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम मेन इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर हम इसके यूजेस की तरफ चले जाएंगे। किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, हमने कहा जी कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसको कैसे तैयार करना है, शॉर्टली बता रहा हूँ। आयरन पायराइट में जो सल्फ़र है उसको ऑक्सीडाइज़ करो, या सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो SO2 बना। अब आपने SO2 को बड़ा प्यूरीफाई करना है। बाकायदा प्यूरीफाइंग यूनिट है जिसमें डस्ट रिमूव की जा रही है, कूलिंग यूनिट है, उसमें स्क्रबर है, वाटर के साथ आप इसको वॉश कर रहे हैं, ड्राइंग टावर है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक पता है आपको, कैटालिस्ट जो है ना, यहाँ पे जो कैटालिस्ट आप यूज़ करेंगे ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, तो उसको आर्सेनिक जो है वो उसको पॉइजनिंग कर देती है। तो आर्सेनिक को हटाने के लिए फेरस हाइड्रोक्साइड आप डालें, वो आर्सेनिक हाइड्रोक्साइड बना के आर्सेनिक प्यूरीफाई हो जाएगा। कॉन्टैक्ट टावर में आप ये रिएक्शन करवाते हैं। आपके पास जब SO3 बन जाता है तो हम इस SO3 को एक कॉन्टैक्ट टावर में H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के H2S2O7 बनाते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं ओलियम। ओलियम या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, ये अब इसकी बॉटल खोलें तो जल्दी से फ्यूम उठते हैं, बहुत तेज़ी से ये रिएक्टिव होता है। ये जो है H2S2O7 जो है, इसका रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाएं तो आपको मिलेगा H2SO4। ये एंड पे हम इसको हासिल कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं। अब हम देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4।
ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिसिस इस्तेमाल करें, 650 के करीब टेम्परेचर रखें, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। आर्सेनिक को हटाना ज़रूरी है वरना ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे आप आ जाओ। ये कलरलेस लिक्विड होता है, क्या? कलरलेस लिक्विड, ये किंग ऑफ केमिकल जिसको सल्फ्यूरिक एसिड हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कितने टाइम्स वाटर से हेवियर है जी? स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आप देखें तो ये 1.84 ग्राम पर cm³ है इसकी, यानी वाटर से ऑलमोस्ट डबल हेवी है। एट 18 सेंटीग्रेड पे ये ली गई है। ठीक हो गया जी। फिर फ्रीजिंग पॉइंट आपने याद रखना है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है -10 सेंटीग्रेड है, 10.5 सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है? बॉइलिंग पॉइंट इसका 338 है, याद रखना है आपने, 338 सेंटीग्रेड। आप बहुत सारे सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मालूम कर सकते हो, क्योंकि सल्फ्यूरिक अपना बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में सॉल्युबल होता है ये, ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगर आप देखो इसकी इन वाटर, ठीक है, इट इज़ सॉल्युबल, इट्स सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। कभी भी कहते हैं कि नेवर ऐड वाटर टू एन एसिड, रादर ऐड एसिड टू वाटर, यानी एसिड की बॉटल में अगर आप वाटर डालेंगे तो ब्रस्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, वो बॉटल ब्रस्ट हो जाएगी जिसकी वजह से लॉसेस आ जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कंडक्टेंस अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड नॉन कंडक्टर है अगर प्योर है, और लेकिन अगर एक्वस है तो फिर आपको पता ही है फ्री आयंस होंगे और ये हाईली कंडक्टर होगा। यानी वाटर जब आप ऐड करेंगे, कंडक्टेंस नॉन कंडक्टर कब है? इन प्योर स्टेट। और इफ़ वी ऐड वाटर तो बहुत सारे आयंस पैदा हो जाएंगे ना, वाटर, देन इट इज़ हाईली देन कंडक्टर कर दिया जी। ठीक हो गया जी। अब हम जायज़ा लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ हीट क्या है। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड को स्ट्रॉन्गली हीट करें तो SO3 और H2O में ये टूट जाता है। ठीक है। आयनाइजेशन आपको पता ही है, H2SO4 की आयनाइजेशन आप करवाएं तो H आयन और सल्फेट आयन हमारे पास बनते हैं। अल्कलीज के साथ ये एसिड है ना, H2SO4 किसी बेस के साथ आप रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ तो सॉल्ट वाटर बनेगा। ठीक है। Na2SO4 का सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, अल्कली बेस है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, सिंपल। अमोनिया के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है अमोनियम सल्फेट बना सकता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। और कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जो है उनके आप अगर रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो उनका मेटल का साल्ट बनेगा, मेटल का साल्ट और कार्बोनेट की CO2 और साथ वाटर बनेगा। ये आपने याद रखना है। बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं, सल्फोनेशन का ये रिएक्शन है। अच्छा, साल्ट जो है अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करे कोल्ड स्टेट में, ठीक है, तो फिर मेटल की हाइड्रोजन को ये निकाल देता है, सल्फ्यूरिक एसिड की हाइड्रोजन मेटल निकाल के उसका साल्ट बना देता है। और सिल्वर और ये गोल्ड वगैरह इवन कंसनट्रेटेड भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। अच्छा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर आप देखो, ये आपके पास बेंजोइक एसिड का, आप इसकी डिहाइड्रेशन कर दो, यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो ये क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 और वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी इसने ऑक्सैलिक एसिड की कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस तरह अगर आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6 है, ये देखो आप इसमें कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, ये इसकी कार्बन अलग कर देगा, चेरिंग सी साउंड आएगी। शुगर के साथ भी यही होगा, प्लस ये आपके बनेंगे 6H2O। ठीक है जी। इस तरह C12H22
O11 अगर है, आप इसके में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालें, डिहाइड्रेशन करता है ये कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आपके ये 12 कार्बन अलग हो जाएंगे और 11 H2O अलग हो जाएगा। दिस इज़ डिहाइड्रेट। इसके अलावा आपको पता है इथाइल अल्कोहल के साथ 2 तरह का सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन देता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक 2 तरह की प्रोडक्ट बनती हैं, या तो हमारे पास इथीन बन जाता है, ठीक है, प्लस वाटर इसका निकल जाता है, ठीक है, या फिर हमारे पास ईथर बन जाता है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट हैं, आप इथीन भी बना, ये डिहाइड्रेटिंग एक्शन है। इसके अलावा HI को ये ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, ये इसका कौन सा एक्शन है? ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और KI को ये I2 में यकीनन जनाब इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, और H2S की ऑक्सीडेशन ये सल्फ़र में कर देगा। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करता है। ये मैंने ओवरव्यू लिया सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ का। अगर आप इसके यूजेस देखें तो ये किंग ऑफ केमिकल जो है बहुत ही यूज़फुल है केमिकल इंडस्ट्री में, बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होता है, ये एक्सप्लोसिव बनाने में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है लैब में, ठीक है। इसके अलावा pH वगैरह को कंट्रोल करना हो इंडस्ट्री में तो तब भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे इस्तेमालात हैं कि हम यहाँ पे इनको एनालिस्ट नहीं कर सकते। ये कुछ MCQs देखें जी। ओलियम इज़ कॉल्ड, ओलियम H2SO4 इज़ कॉल्ड ओलियम पायरोसल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड पायरोसल्फ्यूरस एसिड A एंड B। बेसिकली ओलियम के ये दोनों नाम हैं, इसलिए D ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा, ठीक है। A एंड B, ओलियम का नाम ओलियम, H2SO4 का नाम ओलियम भी है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी है और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी, ये 3 नाम है इसके, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज लूजेज इट्स कार्बन, ठीक है जी, ग्लूकोज ने अपना कार्बन लूज कर दिया। विच एक्शन इज इट बाय सल्फ्यूरिक एसिड, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो क्या किया ये सल्फ्यूरिक, डिहाइड्रेशन की, वोलेटिलाइजिंग की, ऑक्सीडेशन की या कार्बोनेटिंग हुआ है, क्या हुआ है? बेसिकली ग्लूकोज का ये C6H12O6 का 6 कार्बन अलग हो जाते हैं, ये डिहाइड्रेशन है। ये देखो वाटर रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन इस रिएक्शन को कहते हैं। विच कंपाउंड गिव कार्बन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप रिएक्ट करवाओ, व्हेन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड कर लें तो विच कंपाउंड गिव कार्बन, स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर या सारे देते हैं। ये बेसिकली तीनों जो हैं जब रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये कार्बन देंगे, क्योंकि तीनों कार्बन के कंपाउंड हैं, हाइड्रेट हैं कार्बन के, ठीक है। विच वन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, HCl, HNO2, HNO3, H2SO4। तो आप ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग देख रहे हो तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों के तौर पे बहुत ज़बरदस्त एक्ट करता है। रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो SO2 बनता है, याद रखना है आपने, ठीक है, साथ वाटर शॉटर बन जाएगा। आर्सेनिक, फॉर आर्सेनिक रिमूवल SO2 पास थ्रू ए चैम्बर कंटेनिंग, उस चैम्बर में क्या होता है जी, आर्सेनिक को प्यूरिफाई करने के लिए एक चैम्बर से गुजारा जाता है, उसमें आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये आयरन की जगह आर्सेनिक का हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। डायमैग्नेटिक बिहेवियर इज शोन बाय, कौन डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन, सल्फर, बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर, या इनमें से नन ऑफ द अबव, क्या है जी आपके ख्याल में? डायमैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, ये पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है? पैरा। हम डायमैग्नेटिक की बात करें तो ये सिर्फ सल्फर ही होगा,
ये बीटा ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम योर चैप्टर ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट एंड ग्रुप 6 एलिमेंट आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम हैलोजेंस और नोबल गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।